बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंसिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। डियर फेलोस, आज हम जो लॉ ऑफ एविडेंस पर सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की हुई है उसका 5वां लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं। डियर फेलोस, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमने बेसिकली जो एडीपीपी और डीडीपीपी का रिवाइज सिलेबस है उसमें से लिया है। डियर फेलोस, ये टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टूडेंट्स की तरफ से ये मुसलसल डिमांड आ रही थी कि इस टॉपिक पर ना तो गाइड्स में और ना ही कमेंट्रीज में और ना ही मार्केट में जो मटेरियल है वो अवेलेबल है, तो इसलिए आप इस पर एक लेक्चर ज़रूर कंडक्ट करें। तो डियर फेलोज, कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने आज का जो टॉपिक है ये सिलेक्ट किया और इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। डियर फेलोज, बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ से मुराद बारे सबूत और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ से मुराद मायारे सबूत। बर्डन ऑफ प्रूफ पे हम अलहदा से एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे, लेकिन हम पहले स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पर बात करते हैं। डियर फेलो, जब हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 का मुताला करते हैं तो 1984 कानून शहादत ऑर्डर के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का लफ्ज जो है वो यूज नहीं हुआ, लेकिन इम्प्लाइडली ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। पहले हम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इससे मुराद क्या है, और फिर हम इसको कानून शहादत ऑर्डर से सर्च करने की कोशिश करेंगे कि ये कहां पर लाई कर रहा है। डियर फेलो, जब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को के लफ्जी मतलब या इसके कॉनोटेशन को इस लीगल पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ से मुराद बुनियादी तौर पे इज द डिग्री ऑफ प्रूफ है टू विच अ पार्टी मस्ट प्रूव इट्स केस टू सक्सीड, यानी किस हद तक और किस अमाउंट में, यानी किस क्वालिटी में और किस क्वांटिटी में एविडेंस चाहिए किसी फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए। डियर फेलोज, अगर हम फर्दर इसकी डिफरेंट जो लेयर्स ऑफ मीनिंग हैं जो इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी बात करें तो स्टैंडर्ड का लिटरल मीनिंग जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है लेवल ऑफ क्वालिटी और अटेनमेंट और रिक्वायर्ड और अग्रीड लेवल ऑफ क्वालिटी और अटेनमेंट, समथिंग यूज्ड एज अ मेजर, नॉर्म और मॉडल इन कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। तो इस तरह अगर हम इस तनाजुर में देखें तो ये जो डेफिनेशन हमारे पास बनी वो ये बनी कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ means the quality of evidence required to prove a fact। लेकिन डियर फेलोज, जब हम पीबी कार्टर की केसेस एंड स्टैट्यूट ऑन एविडेंस पढ़ते हैं तो उस पर भी इसमें जब डिस्कशन की गई तो इन्होंने कहा कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और क्वांटम ऑफ प्रूफ ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के अंदर क्वांटम ऑफ प्रूफ भी शामिल है। इसकी फर्दर इंडोर्समेंट के लिए जब हम एक्सेस टू जस्टिस रिटायर फजल करीम साहब की बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर उन्होंने इसे फर्दर एक्सप्लेन भी किया और पीबी कार्टर के इस जो टेक है उसको इंडोर्स भी किया। इनने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मींस बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट इन इशू। अब जो हमने ये सारी गुफ्तगू करने के बाद जो एक डेफिनेशन डेवलप की पीबी कार्टर के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ या क्वांटम ऑफ प्रूफ की रोशनी में और जस्टिस फजल करीम साहब की दी हुई डेफिनेशन स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की रोशनी में, तो हमारे सामने जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन आई वो ये आई कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रूव द फैक्ट इन इशू इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। और इसकी सपोर्ट में जस्टिस फजल करीम साहब ने जो हमें चीजें दी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि क्वालिटी तो अपनी जगह मौजूद ही है जब स्टैंडर्ड का लफ्ज यूज हो गया,
तो क्वांटिटी इसलिए इसमें शामिल है कि जब हम हदूद लॉज पढ़ते हैं तो हदूद लॉज के अंदर जब हम ज़िना की हद की बात करते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड है 4 विटनेसेस, जब सरका की बात करते हैं 2 विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं, कज़फ की बात करते हैं 2 विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं, शराब और खमर की बात करते हैं 2 विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं। यानी अगर आपने ज़िना के ऑफेंस को साबित करना है तो आपके पास 4 गवाहों का होना जरूरी है। अगर आपके पास 3 गवाह हैं, उनकी क्वालिटी में एविडेंस जितनी भी अच्छी हो, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पर पूरा नहीं उतरेंगे और ये ऑफेंस साबित नहीं हो सकता। इसी तरह वो आर्टिकल 17 का सब आर्टिकल 2 का हवाला देते हैं कि इन मैटर्स pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women। कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें आपने किसी डॉक्यूमेंट को रिड्यूस इनटू राइटिंग किया है उस इंस्ट्रूमेंट में, तो उसके लिए 2 विटनेसेस का होना जरूरी है। इसी तरह वो आर्टिकल 79 को कोट करते हैं कि if a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until 2 attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution। ये सारे आर्टिकल्स और हदूद लॉज को रेफर करते हुए जस्टिस फजल करीम साहब ये बात एस्टेब्लिश करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के अंदर क्वालिटी ऑफ एविडेंस के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस का होना भी जरूरी है। जी फेलो, ये तो था क्वांटिटी ऑफ एविडेंस स्टैंडर्ड प्रूफ के अंदर। अब क्वालिटी ऑफ एविडेंस की जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो कैटेगोरिकली या वाज़ेह अंदाज में नहीं लिखा गया और ना ही बताया गया, लेकिन एक्सेस टू जस्टिस के अंदर जो बड़ी एग्जॉस्टिव डिस्कशन जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम साहब ने की है, उसके अंदर उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की कि ये जो आर्टिकल 24 और 25 के अंदर फैक्ट प्रूव्ड और डिसप्रूव के अंदर 2 तरह की चीजें इस्तेमाल हुई हैं। एक ये कि बिलीफ ऑफ द जज और दूसरा प्रूडेंट मैन्स सपोजिशन। वो कहते हैं कि इन दोनों चीजों से मुराद, अगरचे कानून शहादत ऑर्डर के अंदर ये बात नहीं लिखी गई, लेकिन जजमेंट्स ने 2 स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो इवॉल्व किए हैं, एक क्रिमिनल के लिए और एक सिविल के लिए। और वो कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हैं? उनने कहा द कोर्ट्स हैव इवॉल्व्ड 2 बेसिक स्टैंडर्ड्स। 1 स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जिसको हम प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, ये सिविल के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, ये क्रिमिनल के लिए। और इस हवाले से हमारे पास जजमेंट्स भी हैं जो जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम साहब की इस बात को इंडोर्स करती हैं, जैसे ज़काउल्लाह खान वर्सेस मोहम्मद असलम 1991 SCMR पेज 1226 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन जनरल इन ऑर्डिनरी सिविल केसेस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ is preponderance of probabilities and in criminal cases it is proof beyond a reasonable doubt। डी फेलोस, अब जब हम इन दोनों चीजों को देखते हैं, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो इस चीज ये सवाल जन्म लेता है कि इन दोनों से मुराद क्या है। डी फेलोस, 1 by 1 इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स हम इनको देखते हैं। डी फेलो, जब हम बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं या प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस की बात करते हैं, तो इन जजमेंट्स की रोशनी में और इस डिस्कशन की रोशनी में हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि जब भी किसी फैक्ट इन इशू को सिविल केसेस के अंदर प्रूव करना है तो वहां पर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज या प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस की जरूरत है। अब बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस से क्या मुराद है? डी फेलोस, आप देखिए इधर ये स्केल है, एक स्केल ये है और एक स्केल ये है, यानी एक तराजू है अदल का, उसका एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये है। जब सिविल केसेस को देखा जाएगा और फैक्ट इन इशू को प्रूव करने की बात होगी, एक पार्टी की एविडेंस इस पलड़े में डाल दी जाएगी और एक पार्टी की एविडेंस इस पलड़े में डाल दी जाएगी। और जब
इसको तोला जाएगा तो जो पलड़ा टिल्ट कर जाएगा यानी झुक जाएगा, जो वे डाउन कर जाएगा, उस पार्टी की फेवर में फैसला दे दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस पार्टी की एविडेंस के अंदर कितने कंट्राडिक्शन थे, इस पार्टी की एविडेंस के अंदर कितने डाउट्स थे। अगर दोनों पार्टीज की एविडेंस को जब वे किया गया है, इवैल्यूएट किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, अप्रेज किया गया है, थ्रेश आउट किया गया है, जब इनको तो एक का पलड़ा जब भारी हुआ है, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी एक का जब झुक गया है, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस जब एक का झुक गया है, तो फैसला उसकी फेवर में दे दिया जाएगा। डियर फेलोज, इसको 51% प्रिंसिपल भी अनऑफिशियली कहा जाता है। यानी अगर दोनों की एविडेंस रखी गई, एक की 49% थी और दूसरे की 51% थी, तो 51% वाले शख्स की एविडेंस की फेवर में जो है वो फैसला दे दिया जाएगा। डियर फेलो, जब हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात करते हैं तो ये क्रिमिनल लॉ के अंदर जब फैक्ट इन इशू को हमने प्रूव करना है तो उस वक्त अपने केस जो है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश करना है। इसका मतलब यह है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस अपनी फुटिंग पे स्टैंड करना है, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस खुद साबित करना है, और जो अक्यूज्ड है ही इज सपोज्ड टू जस्ट क्रिएट डाउट्स एंड डेंट्स इन द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और कभी भी अक्यूज पर परमानेंटली जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, इन सर्टन केसेस जैसे आर्टिकल 121 हमें ये कहता है कि अगर अक्यूज पर्सन जो है कोई स्पेशल एक्सेप्शन क्लेम कर लेता है या कोई जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर लेता है, या वो कहता है कि मेरा केस जो है वो सेल्फ डिफेंस में फॉल करता है, या मैं उस वक्त बच्चा था, या मैं मेंटली रिटॉर्डेड था, इनसेन था, या ड्रंकर्ड था, अगर इस तरह की एक्सेप्शन क्लेम करता है तो उस वक्त उस हद तक टू दैट एक्सटेंट बर्डन ऑफ प्रूफ रादर ऑनस ऑफ प्रूफ इज शिफ्टेड अपॉन द अक्यूज पर्सन। लेकिन अक्यूज पर्सन अगर साबित नहीं कर पाता तो फिर भी परमानेंट जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पर एस्टैब्लिश रहेगा, और उसने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जो है इसको एस्टैब्लिश करना है। सो मच सो जजमेंट्स इस पॉइंट पर भी मौजूद हैं कि अगर एक अक्यूज पर्सन जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई ले लेता है और उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, लेकिन स्टोरी और द वर्जन ऑफ द प्रोसिक्यूशन के अंदर डेंट और डाउट्स क्रिएट कर देता है, तो उन डाउट्स और डेंट्स का फायदा भी अक्यूज को मिलेगा। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट से मुराद यह है कि किसी किस्म का कोई शक नहीं होगा, तो इसको 98% प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी 98% उसने अपना केस जो है वो एस्टैब्लिश करना है। डी फेलोस, ये था कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का, जिसमें हमने दो बेसिक प्रिंसिपल, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन सिविल केसेस और या प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस इन सिविल केसेस एंड प्रूविंग ऑफ केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट इन क्रिमिनल केसेस को इन डिटेल डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि सफिशिएंट मटेरियल अब स्टूडेंट्स के पास मौजूद है जिससे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के हवाले से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट किया जा सकता है। डियर फेलोज, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।